जी, आज का जो हमारे पास टॉपिक है ना, आज का टॉपिक है हमारे पास सीपीयू रजिस्टर्स। रजिस्टर्स बेसिकली तौर पे ना आपके पास सीपीयू के अंदर ही पाई जाने वाली एक छोटी सी मेमोरी होती है, जिसका मेन मकसद ये होता है कि इसने डाटा की स्पीड को फास्ट करना होता है, फास्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Memory used to quickly accept, store, and transfer data, and instruction data are being used immediately by the प्रोसेसर। मतलब ये होगा कि इसने आपके पास उस डाटा की स्पीड को जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट करने के लिए जो है आपके पास इस्तेमाल होती है। बहुत ही स्मॉल लेकिन हाई स्पीड जो है वो मेमोरी होती है और सीपीयू के अंदर ही पाई जाती है। और जितनी भी मेमोरीज की टाइप है, इन मेमोरी की टाइप में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो आपके पास रजिस्टर है। कैशे से भी ये जो है मेमोरी है आपके पास फास्टेस्ट काम करती है। एंड नंबर ऑफ रजिस्टर्स पाए जाते हैं किसी भी सीपीयू के अंदर। ढेर सारे रजिस्टर्स होंगे आपके पास, एक सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। डिफरेंट टाइप के रजिस्टर जो है वो सीपीयू के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। रजिस्टर का जो साइज होगा ना, वो इस चीज का तयन करेगा कि रजिस्टर कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर करता है। रजिस्टर्स का साइज जो है वो इस बात का तयन करेगा या इस बात की आपको इन्फो प्रोवाइड करेगा कि ये कितनी इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है, कितनी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर सकता है। अगर हम रजिस्टर के साइज की बात करें तो रजिस्टर का साइज 1, 2, 3, 4 और 8 बाइट तक जो है वो आपके पास रजिस्टर जो है वो अवेलेबल होते हैं। 8 बाइट का मतलब ये होगा कि 64 बिट। ठीक होगी जी बात। जितना बड़ा साइज होगा ना, बिगर द साइज इंक्रीज द परफॉर्मेंस, कि जितना साइज इसका बड़ा होता जाएगा उतनी ये जो है वो आपके पास परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर करता जाएगा। ठीक होगी जी बात यहाँ तक। अब अगर हम आगे देखें तो ये सीपीयू की ब्लॉक डायग्राम है, जिसके अंदर आपको दो पार्ट तो नजर आ रहे हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, और उसके बाद आगे बाद दूसरा जो है वो कंट्रोल यूनिट है। लेकिन कंट्रोल यूनिट के साथ साथ एक ब्लैकिश कलर के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा, जिसको आप रजिस्टर्स का नाम देते हैं। तो रजिस्टर जो है ये सीपीयू के अंदर ही एक मेमोरी होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा जहन में रखना हो, इसको आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। रजिस्टर्स जो है वो बेसिक तौर पे हमारे पास दो इकसाम के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, जो बेसिक जो इनकी दो टाइप्स हैं। एक को आप नाम देते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स का, और एक को आप नाम देते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स का। जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है उनके लिए काफी ज्यादा एडवांटेज होगा इसका कि ये वो आईसीएस वाली बुक के अंदर इसको पढ़ के आए हुए हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको तफसीलन देखना होगा, तो जिन्होंने पहले से आईसीएस में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है उनको ज़्यादा आसानी होगी। नहीं तो कई दफ़ा जो होता है बाज़ औक़ात टीचर्स इसको वहाँ पे चॉइस पे छुड़वा भी देते हैं, पर यहाँ पे तो हमने इसको तफसील से देख ही लेना है फिर। अच्छा, इसमें आता है जी जनरल पर्पज़ रजिस्टर। बेसिकली तौर पे जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स क्या होते हैं कि जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स का मेन मकसद ये होता है कि ये आपके पास जितनी भी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं ना एएलयू की, उनके लिए इस्तेमाल होता है। कि एएलयू ने जितनी भी आपके पास कैलकुलेशंस करनी है ना, मैथमेटिकल रजिस्टर्स, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है आपके पास। ठीक हो गया। काजिम, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ला एंड पे देता हूँ, बल्कि अभी दे देता हूँ। रजिस्टर बेसिकली तौर पे दो टाइप्स के होते हैं, एक को आप नाम देते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स और एक को आप नाम देते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर्स। जनरल पर्पज रजिस्टर्स जो होते हैं, इनका बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट है या बेसिक इनका जो मकसद है या जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, वो है आपके डाटा के अंदर होने वाली जितनी भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे जो कि आप एएलयू के थ्रू परफॉर्म करेंगे, इसको कंट्रोल करना या इसको सेव करना जो है वो आपके पास जनरल पर्पज रजिस्टर्स का काम होता है। ये भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही पाए जाते हैं और इन्होंने डाटा को टेम्परेरी तौर के ऊपर आपके स्टोर करना होता है। अगर आप इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एकामुलेटर रजिस्टर्स हैं, बेस रजिस्टर्स हैं, काउंटर रजिस्टर्स हैं और डाटा रजिस्टर हैं। आम आसान अल्फाज के लिए इसको याद रखने के लिए आप ए बी सी एंड डी का नाम दे सकते हैं। ए फॉर एकामुलेटर, बी फॉर बेस, सी फॉर काउंटर और डी फॉर डाटा रजिस्टर्स। अपने नाम से जाहिर हो जाएंगे
एकामुलेटर रजिस्टर्स जो हैं ये आपके पास ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो कि आपके पास अर्थमेटिक और डेटा ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। लॉजिकल नहीं आएगा, यहाँ पर आना है इसने अर्थमेटिकल एंड डेटा इंस्ट्रक्शन, यानी कि जितनी भी आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होंगी ना वो सारी की सारी आपके पास एकामुलेटर रजिस्टर्स के अंदर आ जाती हैं। लॉजिकल को भी आप लेके आ सकते हैं जिसके अंदर आपके पास लेस देन आ गया, ग्रेटर देन आ गया, वो सारी इसी के अंदर ही आ जाती हैं। अर्थमेटिक एकामुलेटर रजिस्टर जो होता है इसी के अंदर ही आपके पास आके ये स्टोर हो जाएंगी। तो इसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि यहाँ के अर्थमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जितनी भी होंगी या डाटा इंस्ट्रक्शन जितनी भी होंगी उसको परफॉर्म आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। 16 बिट के अंदर ये रजिस्टर कॉमनली आपको मिल जाता है। अगर 16 बिट के अंदर मिलेगा तो आप इसको 8 बिट के दो रजिस्टर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो आपका होता है ना आर्किटेक्चर जो है वो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो है वो ज्यादातर 8 बिट के साथ जो है वो काम कर रहा था। जो डाटा हम सेंड करते हैं वो 8 बिट के साथ सेंड करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बाइनरी के अंदर जब आप कंप्लीमेंट्स की फॉर्म लेते हैं या बाइनरी के अंदर जब आपकी डाटा की कन्वर्जन हो रही होती है तो आप ज्यादातर उसको 8 बिट में कंसीडर करते हैं। 8 बिट में इसलिए करते हैं कि आस्की जो है ना आस्की कोड जो है वो आपका 8 बिट का ही होता है, कि उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 8 बिट डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यूनिकोड आया था जिसने 16 बिट को किया था। आजकल यूनिकोड ही इंप्लीमेंट हो रहा है ज्यादातर, लेकिन ज्यादा अभी भी सिस्टम जो है वो आस्की कोड के ऊपर चल रहे हैं, इसलिए हमने इसको 16 बिट रजिस्टर को 8 बिट के दो रजिस्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जब आप इसके दो रजिस्टर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो एक को आप नाम दे देंगे AH का और एक को आप नाम दे देंगे AL का। AH स्टैंड फॉर एकामुलेटर हाई रजिस्टर एंड AL स्टैंड फॉर एकामुलेटर लो रजिस्टर। मतलब इसको आपने हाई और लो पार्ट के अंदर इसके डिवाइड कर दिया। अगेन आपके पास जो सेकंड रजिस्टर आता है वो आता है आपके पास बेस रजिस्टर है। बेस रजिस्टर का काम जो होता है वो आपके पास ये है कि इसने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को भी कंट्रोल करना होता है, साथ साथ इसने डाटा की जो मूवमेंट है ना उसको कंट्रोल करना होता है। एकामुलेटर ने डाटा के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना होता था, इसने डाटा की सिर्फ मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है कि एक रजिस्टर से जब दूसरे रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू मूव हो रही होती है तो इसने सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज को अपने पास कंट्रोल करना होता है। और जो दूसरे वाला एकामुलेटर रजिस्टर था उसने इसके रिजल्ट को अपने पास जो है वो सेव आउट करना होता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये भी आपके पास दो ही टाइप्स के अंदर आपको मिलता है, एक को आप नाम देते हैं AL का और एक को आप इसको आप नाम देंगे BH का और एक इसको नाम देंगे आप BL का। H वही मतलब बनेगा इसका हाई और लो का, इसके अंदर आपके पास मतलब आ जाता है। ठीक होगी जी बात। यस सर। अच्छा, बेस रजिस्टर जो है ये आपके पास डाटा मूवमेंट और ऑफसेट वैल्यू को जो है वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है आपके पास काउंटर रजिस्टर जो है। काउंटर रजिस्टर अपने नाम से जाहिर है ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। काउंटिंग से मुराद होता है कि जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर लूप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना तो लूप के अंदर हर वैल्यू जो है वो एक एक दो दो दफा करके इंक्रीज होनी होती है। अब कंप्यूटर साइंस वालों को तो लूप की समझ आ जाएगी, लेकिन जो आपके पास कंप्यूटर साइंस के विदाउट हैं उनको लूप मैं थोड़ा सा समझा दूं कि लूप क्या होता है। बल्कि आपने प्रोग्रामिंग में लूप पढ़ लिया हुआ है इसलिए बताने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है कि तो ये ज्यादातर काउंटर रजिस्टर जो है ना ये आपके पास लूपिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। काउंटिंग के लिए जब आपका एक वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा हो तो उसकी काउंटिंग वगैरह के लिए जो आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। ठीक होगी बात। ये भी आपके पास मोस्टली 16 बिट के अंदर डिवाइड होता है और इसको CH और CL के अंदर आप डिवाइड कर देते हैं। थर्ड वन होता है आपके पास डाटा रजिस्टर है। डाटा रजिस्टर जो होता है इसने ज्यादातर आपके पास डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशंस का जो रिजल्ट है ना वो अपने पास स्टोर करना होता है। ठीक होगी जी बात। डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशंस का जो रिजल्ट होगा ना वो ज्यादातर आपके पास जो है वो डाटा रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है। अगर ये 16 बिट का रजिस्टर होगा तो ये भी 288 के टू पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड होकर DH और DL के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है स्पेशल पर्पज रजिस्टर। स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स आपके पास ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल और मॉनिटर वेरियस जी। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हमारे पास ऐसे रजिस्टर्स हैं अपने नाम से रिप्रेजेंट है कि जिनने कोई स्पेसिफिक वर्किंग परफॉर्म आउट करनी होती है।
Special purpose register is one that has a specific control or data handling task to carry out. मतलब ये है कि इन्होंने स्पेसिफिक कोई ना कोई एक स्पेशल पर्पस नाम से अपने रिप्रेजेंट है कि इन्होंने कोई ना कोई एक खास स्पेसिफिक काम जो है वो करना होता है। ये दूसरी डेफिनेशन को देख लें तो दूसरी डेफिनेशन में बात करता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर विच कंट्रोल और मॉनिटर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर फंक्शंस। नंबर ऑफ बहुत सारे जो है वो आपके पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है वो मौजूद हैं। 3 से 4 रजिस्टर जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से होंगे। पहले नंबर पे आएगा आपके पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बल्कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से पहले मैं आपको ले चलता हूँ जी प्रोग्राम काउंटर के ऊपर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर बेसिकली तौर पे ऐसा रजिस्टर होता है जिसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपने फैच करनी होती है उसका एड्रेस जो है वो अपने पास स्पेसिफाई किया होता है। प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच। फिर बात करता है जी प्रोग्राम काउंटर पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच फ्रॉम द मेन मेमोरी व्हेन द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसमें बात वो ये कर रहा है कि जब आप एक दफ़ा मैम अपनी एक इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट कर लेते हैं और जब आप उसके ऊपर अपनी वर्किंग सारी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर जो है वो आप अगली इंस्ट्रक्शन को जो है वो सक्सेसफुली लेके चलते हैं। मतलब ये है पीसी पॉइंट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फैच फ्रॉम द मेन मेमोरी व्हेन द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। कि जब आपकी पहले वाली कंप्लीट हो जाएगी देन ये अगली वाली को आपके पास लेके आएगा। प्रोग्राम काउंटर आल्सो परफॉर्म द फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके साथ साथ इसका ये भी काम होता है कि ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस को काउंट करता रहता है। सारी बात है जब ये काउंट करेगा तभी तो इसकी वैल्यू के अंदर जो है वो एक एक का इजाफा होता जाता है। क्लियर जी। जब आपकी एक इंस्ट्रक्शन फैच हो गई तो जो करंटली रिकॉर्ड होगा उस करंटली रिकॉर्ड के अंदर एक का आप इजाफा करेंगे। तो जब आप एक का इजाफा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट कर जाएगा। इसके बाद आता है जी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आपके पास एक ऐसा रजिस्टर्स होता है जो कि आपके पास उस लोकेशन को होल्ड करता है जिसको आपने एक्सेस करना होता है। इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम द मेमोरी। मतलब जो है कि मेमोरी में से आप जो भी एड्रेस वगैरह एक्सेस कर रहे होते हैं उसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये होगा कि जब सीपीयू जो है वो आपके पास डाटा को रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है, when CPU wants to read or write the data in the memory, it store the address of memory location in this register। ठीक होगी जी बात कि जब भी वो अपने डाटा को रीड या राइट करना चाहता होगा तो वो इसी रजिस्टर के अंदर उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो सेव करेगा जिसको वो रीड या राइट करना चाहता है। ठीक होगी बात। इसके बाद आता है आपके पास मेमोरी बफर रजिस्टर है जी। मेमोरी बफर रजिस्टर आपके पास ऐसा रजिस्टर होगा जो कि आपके पास उस डाटा को स्टोर करेगा जो आपके पास मेमोरी से आ रहा है या मेमोरी के अंदर जा रहा है। कि मतलब ये है कि डाटा कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम द मेमोरी इट्स यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली तौर पे ऐसा रजिस्टर होता है जो कि उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है जिस एड्रेस पे आप करंटली तौर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मतलब ये कि जो करंटली आपकी इंस्ट्रक्शन जो फैच हुई होती है या जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं वो आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो कहलाता है। क्लियर जी बात। इसके बाद स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आता है आपके पास। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है वो बेसिकली तौर पे स्टैक से मिलती जुलती एक टर्म होती है। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आप जाके स्टैक को तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पर इन शॉर्ट सिर्फ ये समझ लें कि स्टैक आपके पास एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है कि जिसके अंदर आपके पास डाटा जो है वो स्टोर्ड और रिट्रीव किया जाता है एक प्रॉपर ऑर्डर की मदद से। मतलब ये है कि इसके अंदर आपके पास लाइफो मेथड जो है वो आप फॉलो करते हैं। जो लास्ट में आया होगा वो फर्स्ट के अंदर जो है इसमें से निकल जाता है।
और ये जो स्टैक पॉइंटर का रजिस्टर है, इसने लाइफो मेथड जो होता है इसको फॉलो करना होता है। और स्टैक बेसिकली तौर पे यूं समझें कि स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है, इसने स्टैक मेमोरी जो होती है उसको मैनेज करना होता है। ये स्टैक मेमोरी जो है वो आपके पास सेपरेट अलहदा से जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर की जाती है। ठीक है, रजिस्टर सेट की बात करता है, वही इसमें जो पहली बातें मैंने की हैं वही दोबारा इसके अंदर रिपीट होके आ रही हैं। ये देखिए, ये बेसिकली तौर पे ना रजिस्टर, अगर ये हम बात करें मेट्रोला का 68,000 माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये उसने बताया हुआ ये 32 बिट का रजिस्टर है। तो उसने 16 के दो के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, हाई और लो के अंदर। ये 16 वाली आपको मेन लाइन जो है ये नज़र आ रही है, इससे पीछे पीछे देखें तो ये आपके पास 0 से लेके 15 तक, और ये फिर 16 से जो है वो 32 तक। तो डेट स्टोर इसी तरीके से इसके अंदर जो है वो डाटा ही होना होता है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर जो है उन्होंने इस तरीके का बना दिया हुआ। ठीक होगी ये बात। इकामुलेटर रजिस्टर की बात अभी हमने डिस्कस कर ली, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आता है कंडीशन कोड रजिस्टर। कंडीशन कोड रजिस्टर मेरे पास एक ऐसा रजिस्टर होता है, 8 बिट रजिस्टर होगा, और जो कि आपके पास सीपीयू के स्टेटस को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि सीपीयू का जो स्टेटस है वो कैसा जा रहा है। ठीक होगी जी बात। एन 8 बिट रजिस्टर used to store the status of CPU such as carry and zero etc वगैरह वगैरह। अब ये सीपीयू के रजिस्टर्स की ना डिफरेंट स्टेट हो सकती हैं, जिसको रजिस्टर्स ने अपने पास सेव करना होता है। इसमें अगर आप देखें तो आपको Z फ्लैग मिल रहा है, इसको बोलते हैं आप जीरो फ्लैग, इंडिकेट दैट द रिजल्ट ऑफ द मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन वाज जीरो। जब आपके पास मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन का रिजल्ट जीरो आएगा तो आपके पास फ्लैग जो है वो Z फ्लैग जो है वो सिलेक्ट हो जाता है इसके अंदर। फिर कैरी फ्लैग आ जाता है, कैरी का है आपके पास, यहाँ पे आपने आंसर आपका जो है वो ग्रेटर आ जाता है, तो आपको एक कैरी लेना पड़ता है। ये कैरी को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होगा। एक्सटेंड रजिस्टर जो है ये भी आपके पास इस्तेमाल होता है। मास्क द अनमास्केबल, ये लिखा हुआ है XIRQ। ये बेसिकली तौर पे ना आपके पास एक रिक्वेस्ट इस्तेमाल होती है CCN या कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। जब भी आप अपने डाटा को सेंड करते हैं ना, तो वहाँ पे आपके पास ये एक रिक्वेस्ट होती है। आपने इस रिक्वेस्ट, ये उस रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नॉन मास्केबल रिक्वेस्ट जो है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक होगी जी बात। फिर आता है नेगेटिव या साइन फ्लैग। नेगेटिव या साइन फ्लैग जो होता है वो बेसिकली तौर पे आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के दौरान जब कभी नेगेटिव वैल्यूज आपके पास आ जाती है ना, तो वो जो नेगेटिव वाला साइन होता है ना, उस नेगेटिव वाली वैल्यूज को प्रेजेंट करना जो है वो आपके पास नेगेटिव या साइन ब्लॉक का जो है वो काम होता है। ठीक होगी जी बात। फिर आता है ओवरफ्लो फ्लैग, इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन हैज ओवरफ्लो अकॉर्डिंग टू द सीपीयू वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन। अब ओवरफ्लो जो है ना बेसिकली तौर पे आपके पास एक ऐसा रजिस्टर होता है जो कि आपके वेरिएबल्स की अगर वैल्यू जो है ना वो ओवरफ्लो कर जाए। ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि आपके पास हर वेरिएबल, एक जो वेरिएबल होता है ना उसकी एक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट से क्या मुराद है कि मेरे पास अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ना, इंटीजर टाइप का मेरे पास अगर एक वेरिएबल है, तो इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होगा वो मेनली स्टोर करता है आपके पास 4 बाइट्स को। तो 4 बाइट को जब वो स्टोर करेगा तो 2 रेज पावर 16 आप ले लेंगे, तो 2 रेज पावर 16 जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आपका मैक्सिमम नंबर होगा जिसको ये अपने पास स्टोर कर सकता है। ठीक होगी जी बात। और लास्ट के अंदर आपके पास इंटरप्ट आता है। इंटरप्ट से मुराद आपके पास एक ऐसा रजिस्टर होगा
कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी इंटरप्ट जो आ जाती है तो उस इंटरप्ट की इंफॉर्मेशन या इन्फो को सेव करने के लिए, या अगर आपके पास कोई और फॉर एग्जांपल आ जाती है किसी किस्म का कोई मसला वगैरह आ जाता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड वगैरह आ जाता है, तो ये बेसिकल तौर पे इंटरप्ट को यूं समझें कि जब आपके पास इंटरप्ट तो है ही ये कि आपने किसी काम को दरमियान में डिस्टर्ब कर देना, तो जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी प्रीवियस स्टेट या करंटली जो स्टेट वगैरह चल रही होती है ना, उसको आपने सेव करने के लिए आपके पास इंटरप्ट रजिस्टर जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है। ठीक होगी बात। पीसी की बात हम पहले कर चुकी हैं। ये आपका जो सीपीयू जो है ये रजिस्टर पीसी जो है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। स्टैक पॉइंटर की भी बात हो गई है जो कि स्टैक को पॉइंट आउट करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। सर काफी है आज के लिए। ये सिर्फ आखिरी स्लाइड रह गई, ये करवानी मैंने। माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक है। माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक से मुराद होता है आपका क्लॉक रेट है। क्लॉक रेट से मुराद ये होगा कि ये वो स्पीड होगी या ये वो स्पीड होगी जिसके तहत माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो अपनी एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल करता है, यानी कि जितनी एग्जीक्यूशंस एक सेकंड के अंदर ये जितनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा उसको आप इसकी प्रोसेसर क्लॉक या क्लॉक रेट का नाम देंगे। अब वो ये बात करता है कि सीपीयू जो होता है ना इसकी नंबर ऑफ क्लॉक टिक जो है वो आपने फिक्स की होती है कि आपने जिस तरह से टाइपिंग स्पीड होती है ना कि 30 या 40 जो है वो पर मिनट होनी चाहिए, तो इसके अंदर बेसिकली तौर पे इन्होंने यही सीन रखा हुआ है कि आपकी जो क्लॉक है ना, ये सीपीयू की जो क्लॉक है, इस क्लॉक का जो है वो बस के साथ मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? कि इसने डाटा को ट्रांसफ़र करना है और बसेस ने जो है वो भी डाटा को ट्रांसफ़र करना है। जिस तरह से आपकी सीपीयू की क्लॉक है ना, इसी तरीके से आपके पास बसेस की भी क्लॉक होती है। तो सीपीयू की क्लॉक की स्पीड और बसेस की क्लॉक की स्पीड जो है ये आपस में लाजमी मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेंगे तो हमारे पास बॉटलनेक की जो सिचुएशन है वो बन जाती है। और जो सीपीयू की स्पीड है ये ज़्यादातर गीगाहर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़ के अंदर जो है उसके अंदर इसको काउंट किया जाता है। क्लियर जी ये चीज़। ये हमारे पास एग्जांपल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है 8086 जो ये कॉमनली इस्तेमाल होता है। जी, अब किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो बता।